स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे जो एक मेजर क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो है कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, बीच में 2-3 ट्रीटीज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यार टाइमलाइन दे रखी है पर टाइमलाइन कछु समझ में आएगी नहीं, तो पहले थोड़ा सा चैप्टर का आप एक बार वो ले लीजिए, फिर टाइमलाइन पे बाद में आते हैं, ग्रिप ले लीजिए। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए। कॉजेस, दूसरा ग्रोथ कैसे होती है मिलिटेंट नेशनलिज्म की, क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं, वॉर के बाद क्या क्या होता है, वर्साई की ट्रीटी क्या है, और लीग ऑफ नेशंस कैसे बनती है। ओके, तो जो वॉर थी वो 1914 में शुरू होती है। अब वॉर, बैटल और आपका म्यूटनी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वॉर का मतलब है जंग, लड़ाई, और बैटल का मतलब है एक छोटे लेवल पर जो जंग होती है वो, और आपका म्यूटनी जो है वो झड़प को कहते हैं हम, यानी छोटा मोटा झगड़ा। ठीक है, तो 1914 में शुरुआत होती है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो चीज़ है, जो वो इवेंट है जिससे न सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में चेंज आएगा बल्कि हर चीज़ चेंज होगी। ठीक है, जो औरतों की जो कंडीशन थी उस पर भी वर्ल्ड वॉर का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर पहले एक बार आप ग्रिप ले लीजिए कि इवेंट्स हो कैसे रहे। तो 1914 में 4 साल के लिए वॉर शुरू होता है, 4 साल 3 महीने के लिए। और इससे पहले भी वॉर्स हुए थे, लेकिन ये वॉर काफ़ी अलग था। ये वॉर यूरोप में शुरू होता है लेकिन ये एशिया और अफ्रीका तक फैल जाता है जल्दी। और ये फर्स्ट वॉर था हिस्ट्री में जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी सारी ताकत के साथ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के साथ, रिसोर्सेज के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाई के मैदान में उतरते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इस वॉर की वजह से इंटरनेशनल इकॉनमी को। पहली वॉर थी, ठीक है, तो ये लड़ाई जो है ये ना सिर्फ आर्मीज़ के बीच में हो रही थी बल्कि पूरे दुनिया के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब इसको समझते हैं ये हुई कैसे। तो यूरोप की कंडीशंस क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, वो हमको समझना पड़ेगा। तो जो अगर हम समझना चाहते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई क्यों, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूरोप की कंडीशन क्या थी जो कि वर्ल्ड वॉर से पहले थी। म्यूचुअल सस्पिशन, सस्पिशन बोलते हैं शक को, म्यूचुअल यानी दोनों तरफा, दो तरफा शक। तो वॉर से पहले जो ग्रेट पावर्स थी यूरोप की, वो हर मतलब एक दूसरे को सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट के साथ देखती थी। सस्पिशन का मतलब है शक और डिस्ट्रस्ट मतलब यकीन ना होना। तो जितनी भी ग्रेट पावर्स थी यूरोप के अंदर, सबके मन में एक शक की भावना थी, एक यकीन जो था वो बहुत कमज़ोर था एक दूसरे के ऊपर। तो उनके जो आर्मामेंट्स थे वो उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए। आर्मामेंट्स क्या है, यानी जो भी लड़ाई का सामान होता है, तो वो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ ज़मीन पर बढ़ाया बल्कि उन्होंने समंदर में भी अपनी जंग की तैयारी शुरू कर दी कि इन केस अगर फ्यूचर में कभी कोई लड़ाई होती है तो वी शुड बी रेडी एट दैट टाइम। और जो दिक्कतें थी वो बढ़ती जा रही थी। तो आप पहला कॉज लिखेंगे म्यूचुअल सस्पिशन, जो कि डेवलप हो रहा है। फिर यूरोप 2 राइवल कैंप्स में डिवाइडेड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर लोगों के समझ में नहीं आता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके क्लास में लड़ाई हो रही है, ठीक है, 2 लड़के हैं जिनके बीच में लड़ाई होती है। किसी भी छोटी से छोटी बात पे लड़ाई के लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं चाहिए होता है, ये हम सब जानते हैं। कोई छोटी सी बात पे सीट के पीछे झगड़ा हो रहा है कि कौन बैठेगा सीट पर। अब मान लीजिए जो दोनों बंदे हैं, ए या बी या एक्स वाई, तो वो दोनों बंदे के थोड़े थोड़े फॉलोअर्स होंगे, है ना। तो उस क्लास में जब भी झगड़ा होता है, कहीं पर भी जब भी कहीं झगड़ा होता है, आप क्लियरली देख पाते हैं कि इतने बंदे इस बंदे की तरफ खड़े, एक्स की तरफ, और इतने बंदे वाई की तरफ खड़े। यही हुआ जब आप देखेंगे कि यूरोप में जब हॉस्टिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि जो सारे लोग हैं वो 2 मेजर कैंप्स में डिवाइडेड हैं। अब ये कैंप्स को समझना कैसे है, देखिए, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि आपका 1 सेकेंड, सो लेट्स ओपन द टॉपिक। तो 2 राइवल कैंप्स में डिवाइडेड था। अब कैंप्स को मैं अभी इसी पॉइंट में समझा देती हूँ। देखिए, एक कैंप था आपका फर्स्ट कैंप जिसको हम अलाइड पावर बोलते हैं, और दूसरा कैंप था जिसको हम एक्सिस पावर बोलते हैं। ठीक है,
अलाइड पावर में कुछ कंट्रीज़ थे, कुछ नेशंस थे, और आपका एक्सेस पावर्स में कुछ और नेशंस थे। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है ऑस्ट्रो सर्बियन राइवलरी। राइवलरी क्या होती है? राइवलरी एक झगड़ा होता है, एक अंदर से जो नेगेटिविटी होती है एक दूसरे के प्रति। मान लीजिए आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, तो आप उसके लिए मौका ढूंढते हैं कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप उस बंदे को मतलब आपको एक पॉइंट चाहिए होता है उसको परेशान करने का या उसको नीचा दिखाने का। तो राइवलरी वही है। और ऑस्ट्रो सर्बियन राइवलरी, ऑस्ट्रो माने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी है ना। ऑस्ट्रिया जो है वो सर्ब स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था, जो कि आपका बोस्निया के ऊपर और हर्ज़गोविना के ऊपर 1908 में, और वो सर्बिया को पूरी तरीके से वहाँ से क्रश करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, जब भी आप किसी भी एरिया के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो या उनको क्रश करने की कोशिश करते हो, ऑप्रेस करने की कोशिश करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर एक नेशनलिस्ट फीलिंग की शुरुआत होती है, एक देशभक्ति की शुरुआत होती है कि हम लोग एक हैं और हमको इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना है। तो इसकी वजह से एक नेशनलिस्ट सर्ब मूवमेंट शुरू होता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया अलार्म हो जाता है। अलार्म हो जाना यानी चौकन्ना हो जाना। और फिर होती है आपकी ऑस्ट्रो सर्बियन राइवलरी। अच्छा, थंबनेल्स क्या क्या हैं? तो यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक क्या क्या था? पावरफुल नेशन एक दूसरे के सस्पिशियस हैं। दूसरी चीज़, वो अपने आर्म्स एमिनिशंस बढ़ा रही हैं ताकि वो ख़ुद को सिक्योर कर सकें अगर फ्यूचर में कोई अटैक होता है तो। और तीसरी चीज़, यूरोप दो राइवल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ट्रिपल अलायंस हो रही है, जो कि जर्मनी जिसका पार्ट है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और डुअल अलायंस है जिसका पार्ट है फ्रांस और रशिया। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या क्या थे? मैंने आपको पहले भी बोला था ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट नहीं करना है बल्कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है और लिखने की कोशिश करनी है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 में, उससे बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉजेज़ जो कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कॉजेज़ डेवलप हो रहे थे वो एक उस तक पहुँच जाते हैं, मतलब एक अंत तक पहुँच जाते हैं, एक कल्मिनेट हो जाते हैं, अपनी एक थ्रेशहोल्ड लिमिट तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली आपका होता है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हो रहा है। मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू होने का मतलब ये है कि लोग मिलिटरीली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हो रहा है। नेशनलिज्म की शुरुआत इटली और जर्मनी में हो ही चुकी थी, जिसकी वजह से रेशल प्राइड लोगों के अंदर आना चालू हो गया था। रेशल प्राइड का मतलब ये है कि लोग अपनी नस्ल के ऊपर गर्व करने लगे थे, अपनी रेस के ऊपर गर्व करने लगे थे। और जब भी आप अपनी किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के पार्ट को पसंद करना चालू कर देते हो तो आप उन्हीं लोगों से रिलेट करना पसंद करते हो जो आपकी उस आइडेंटिटी से मैच कर रहे हो, और बाकी सबको आप बुरा समझते हो। तो वो एरोगेंट हो गए थे अपने एटीट्यूड में, थोड़े से घमंडी हो गए थे नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ, मतलब थोड़ा सा एक प्राइड वाली फीलिंग उनके अंदर आ गई थी। तो इटली के अंदर जो नेशनल एम्बिशन था वो ये था कि इटालियन स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ट्रिस्टे और ट्रेंटिनो की, उनको ऑस्ट्रिया से वापस उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। जर्मनी के अंदर जो चांसलर थे वहाँ के बिस्मार्क, उन्होंने फ्रांस को फ्रैंको प्रशियन वॉर में डिफीट किया था 1871 में, और उन्होंने फ्रेंच टेरिटरीज जो थी अल्सैस और लोरेन की, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था बिस्मार्क ने। फ्रांस जो है वो इस बेइज्जती को भूल नहीं पा रहा था, ह्यूमिलिएशन को भूल नहीं पा रहा था, और वो बदला लेना चाहता था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी को सेफगार्ड करने के लिए, पॉसिबल फ्रेंच अटैक से बचाने के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत करी बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी वो क्या थी,
बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी वो थी आपकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया मिलिट्री अलायंसेस का रशिया के साथ, और ऑस्ट्रिया और इटली जो थे फ्रांस को अलग करने के लिए। इसकी वजह से डिवीज़न हुआ यूरोप का दो राइवल कैंप्स में। तो जो बाल्कान स्टेट्स थे, सर्बिया, बल्गेरिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो इससे डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि इनके जो एस्पिरेशंस थे वो अभी भी अनफुलफिल्ड थे। अब जर्मनी के राइज को हम समझ लेते हैं कि जर्मनी कहाँ है और कहाँ से वो कितना ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, जो एम्परर थे जर्मनी के, उनका नाम था काइज़र विलियम सेकेंड, जिसको हम काइज़र विलियम सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स सिमिलर टू द वर्ड कैसर। ओके, तो काइज़र विलियम सेकेंड जो हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि जर्मनी अब वर्ल्ड को लीड करेगा, जर्मनी अब वर्ल्ड लीडर बनेगा। ठीक है, तो जो इस एम्बिशन को आगे ले जाने के लिए, इसको परसू करने के लिए, एक वास्ट जर्मन एम्पायर का सपना पूरा करने के लिए वो चाइनीज़ पोर्ट पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। चाइनीज़ पोर्ट है, इसका नाम है क्याओचाओ, 1897 में। और वो वहाँ से कैरोलाइन आइलैंड को स्पेन से ख़रीद लेते हैं। ठीक है, कैरोलाइन आइलैंड को ख़रीद लेते हैं स्पेन से, सीरिया जाते हैं और जर्मन कंपनी से कंसेशन ले लेते हैं वहाँ पे एक रेलवे लाइन बनाने के लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल से पर्शियन गल्फ तक। ठीक है, एक रेलवे लाइन बनाने के लिए वो कंसेशन ले लेते हैं एक जर्मन कंपनी से। 1871 में उनके पास कोई इम्पीरियल नेवी नहीं थी, कोई ऐसी नेवी नहीं थी जो एम्पायर से रिलेटेड हो। लेकिन 1906 में जो आपका 1906 में जो जर्मन एम्परर थे, उन्होंने एक नेवी बनाई जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ी सी कमज़ोर थी, ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ी सी कमज़ोर थी। और इन्होंने जो फ्रेंच का एडवांसमेंट था मोरक्को में, उसको भी रोकने की कोशिश करी, यानी जो फ्रेंच आगे बढ़ रहे थे मोरक्को में, उसको भी रोकने की कोशिश करी। तो जो जर्मन डिज़ायर था एक वर्ल्ड एम्पायर बनाने का, वो ही अनरेस्ट का एक कारण बना और इससे कंडीशंस वॉर की बढ़ती गई। अच्छा, ये तो हुई टेक्सचुअल बात। अब मैं इसको आपको समराइज़ करके बताती हूँ। देखिए, जर्मनी कैसे कारण बना। अब मान लीजिए कि एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, एक मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उनमें से कोई एक बंदा जो है वो हर चीज़ में दूसरों को सप्रेस करता है और ख़ुद लीड करने की कोशिश करता है, हर तरीके से ख़ुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये होगा कि जो बाकी के लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनके अंदर भी ये फीलिंग आएगी, यार हम किसी से कम तो है नहीं, फिर हम भी खुद को क्यों ना शो करें, फिर हम भी खुद क्यों पावरफुल नहीं दिखाएं। तो ये जो शो ऑफ पावर है, इसकी शुरुआत जर्मनी ने की थी। जर्मनी ने खुद को ताकतवर करना शुरू किया और अपनी ताकत का दिखावा करना शुरू किया, और इस दिखावे के चलते बाकी के जो कंट्रीज़ थे जो कि जर्मनी से कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई अगर ये शो कर रहा है तो हम क्यों नहीं दिखाते, हम अपनी पावर को क्यों नहीं दिखा रहे, है ना। और इसी से शुरुआत होती है अनरेस्ट की, यानी लड़ाइयों की, झगड़ों की, और फिर वॉर के कंडीशंस बनते चले जाते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है इंग्लैंड और जर्मनी की राइवलरी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच क्या लड़ाई थी, तो एक ओल्ड इकोनॉमिक राइवलरी थी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। पुरानी इकोनॉमी की लड़ाई थी, धंधे की लड़ाई थी। जो दोनों कंट्रीज़ थे वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे मार्केट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और रॉ मटेरियल ख़रीदने का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। अफ्रीका और एशिया से जो माल आता है, और अफ्रीका और एशिया के जो मार्केट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में यहाँ के जो फील्ड्स हैं, जैसे जो माइनिंग के एरियाज़ हैं, उनको लेकर के झगड़ा था कि किस पर किसका कब्ज़ा होना चाहिए। ये जो कमर्शियल कंपटीशन था, इसकी वजह से एक घबराहट का माहौल बना ग्रेट ब्रिटेन के लिए, क्योंकि जर्मनी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में आगे बढ़ती जा रही थी और कॉमर्स में,
और दोनों ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन्होंने ज़्यादातर रीजन्स अफ्रीका के कॉलोनाइज कर लिए थे। तो जर्मनी ने भी एक कॉलोनियल पावर बनने की कोशिश करी। ऐसा इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन की वजह से, ऐसे एम्पायर रिलेटेड एक्सपेंशन की वजह से अलग अलग मेजर पावर्स के बीच में फ्रिक्शन की शुरुआत होती है, यानी लोग वही एक तरीके का इरिटेशन शुरू होता है और ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो एक सीक्रेट ट्रीटी में एंटर हो जाते हैं जिसका नाम है एंटांटे कॉर्डियल, अप्रैल 1904 में। ठीक है, और इस ट्रीटी के अनुसार इजिप्ट जो है वो ब्रिटेन के पास जाएगा और मोरक्को जो है वो फ्रांस के पास जाएगा। ओके, तो अब मैं इस पॉइंट को भी समराइज़ कर देती हूँ, आप समझ लो। इंग्लैंड और जर्मनी की जो प्रॉब्लम है वो कोई मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, वो है काम की प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि मार्केट्स किसके पास जाने चाहिए और रॉ मटेरियल पे किसका अधिकार होना चाहिए। अब ये जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अर्ली 19th सेंचुरी का जो पीरियड है ये कॉलोनाइजेशन के पीक पर पहुंचने का पीरियड है। इस टाइम जो कॉलोनियल इकोनॉमी, जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पूरा 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी इन्हीं लड़ाई झगड़ों में बीता है। इंडिया भी उस कॉलोनियल पास्ट का पार्ट है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सो लेट मी टेल यू। कॉलोनी का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है दूसरे कंट्री को और मार्केट बन जाता है दूसरे कंट्री के फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। सबसे शॉर्ट में आप ऐसे ही समझ सकते हैं। बाकी कॉलोनी का एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, पर अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि जर्मनी और इंग्लैंड दोनों लड़ रहे हैं मार्केट्स के लिए। अब फ्रांस और इंग्लैंड, देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एक कॉमन दुश्मन से आपको लड़ाई लड़नी है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, अपने दुश्मन से भी दोस्ती करना सही समझते हो कि कोई बात नहीं है, लेकिन पहले ये छोटू दुश्मन को तो हरा लें, बाद में आपस में तो हमारा चलता ही रहता है लड़ाई झगड़े। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने वही किया, इन्होंने एंटांट कॉर्डियल साइन किया। एंटांट कॉर्डियल के तहत ये था कि आप जो हैं वो हम दोनों जो हैं वो इजिप्ट के मार्केट और मोरक्को के मार्केट को डिवाइड करेंगे। इजिप्ट ब्रिटेन के पास जाएगा, मोरक्को फ्रांस के पास जाएगा और तीसरे वाले के हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये समझ में आ गया। आगे आते हैं मोरक्को प्रॉब्लम पे। मोरक्को वाली समस्या क्या है, तो जब ये जो ट्रीटी ऑफ एंटांट है, जब ये साइन हुई उस समय जर्मनी ने इंटरवीन किया। ठीक है, जर्मनी ने घुसने की कोशिश की और उसने दोनों ही जो डुअल अलायंस थी और एंटांट कॉर्डियल थे उसके फ्लॉज को रिवील करने की कोशिश की। तो जर्मन अलायंस ने या जर्मन एम्परर ने ये डिक्लेयर किया, लेट मी चेंज द पेज। जर्मन एम्परर ने मोरक्को को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया 1905 में। अब फ्रांस जो था वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था जर्मनी के साथ, तो उसने सरेंडर कर दिया और जर्मनी से बोला ऐसा करो तुम कॉन्गो ले लो और मोरक्को हमको दे दो। तो जर्मनी जो है वो मोरक्को के इंडिपेंडेंस का सपोर्टर था। तो अब वो सिचुएशन को और ज़्यादा मतलब इसमें कुछ चेंज लाया नहीं जा सकता था। तो जो मोरक्को प्रॉब्लम थी उसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो अब जर्मनी को लेकर सस्पिशियस हो गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन जो है वो एक ट्रिपल अलायंस में एंटर होता है फ्रांस और रशिया के साथ, क्योंकि आप किसी के आज़ादी का झंडा ऊपर कर चुके हो, तो अब आपको कॉन्गो मिले या कोई और स्टेट मिले आप उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन होती है एक ट्रीटी ऑफ ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस मतलब 3 पार्टी हैं, ट्रिपल मतलब 3, अलायंस मतलब गठबंधन, फ्रांस, रशिया और आपका ब्रिटेन। फिर तीसरी चीज़ है रेस इन आर्मामेंट्स। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो शुरुआत है उसकी वजह से कंपटीशन शुरू हो जाता है आर्मामेंट्स में, यानी जो हथियार होते हैं उनके अंदर मेजर यूरोपियन पावर्स के बीच। जो 2 राइवल सिस्टम्स थे अलायंस के, उन्होंने एक डीप सेंस पैदा कर लिया था डर और शक का, और उन्होंने इनसिक्योरिटी पावर्स के दिमाग में पैदा कर दी थी। जर्मनी जो है उसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को बढ़ाया। अब स्टैंडिंग आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। स्टैंडिंग आर्मी वो आर्मी नहीं होती है जो कि कंट्री की टोटल आर्मी है, बिल्कुल नहीं होती है। स्टैंडिंग आर्मी वो आर्मी है जो कि आपने तैयार कर रखी है फॉर द टाइम ऑफ अटैक,
और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है और इसकी शुरुआत हमेशा से स्टैंडिंग आर्मीज़ नहीं रखते थे लोग, क्योंकि वो काफ़ी महंगी पड़ती है। ज़्यादातर जो आर्मी का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हाथ के हाथ हम तैयार कर लेंगे जो भी लोग होंगे, और बाकी वो लोग जो हैं वो बाकी दूसरे काम संभालते थे जनरल टाइम में। पर स्टैंडिंग आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी ने अपने स्टैंडिंग आर्मी को बढ़ाया। तो स्टैंडिंग आर्मी को बढ़ाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और नेवी को भी बढ़ाया अपनी राइवलरी को एक स्टैंड देने के लिए ब्रिटेन के साथ। बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस इस पीरियड में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रही हैं बहुत बड़े स्केल पर। तो जो एंग्लो जर्मन राइवलरी है वो एक मेजर कॉज है वॉर का, ठीक है। एंग्लो जर्मन राइवलरी मेजर कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। आगे बढ़ते हैं, बाल्कान प्रॉब्लम। अच्छा, एंग्लो का मतलब है इंग्लिश यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और जर्मन तो आप जानते ही हैं। बाल्कान प्रॉब्लम क्या है, जिसको बॉस्निया हर्ज़गोविना कहते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, बॉस्निया और हर्ज़गोविना ये टर्की के प्रोविंसेस हैं, तुर्क के प्रोविंसेस हैं। 1877 में जब रशो टर्किश वॉर के बाद जो कांग्रेस है बर्लिन की, उसने ये प्रोविंसेस ऑस्ट्रिया को सौंपे थे ताकि वो वहाँ पर काम कर सके और एडमिनिस्टर कर सके, मतलब संभालने को दिए थे। लेकिन 1908 में जो एम्परर है ऑस्ट्रिया का, वो इन प्रोविंसेस का कब्ज़ा दिखा देता है कि भाई ये अब हमारे कब्ज़े में ऑस्ट्रियन एम्पायर का पार्ट है। ऐसे समझो कि मान लो मैंने आपको अपना एक हार दिया है संभाल के रखने के लिए, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप लोगों को ये बताते हो कि ये हार तो मेरा है, मतलब मेरा मतलब आप अपना बताते हो उसको। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि रशो टर्किश वॉर के बाद कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने संभालने को दिया था ऑस्ट्रिया का प्रोविंस, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए, चलाने के लिए दिया था, कब्जा करने के लिए नहीं दिया था। 1908 में और ऑस्ट्रिया के जो एम्परर हैं वो कब्जा ही कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं इन प्रोविंसेस को और ऑस्ट्रियन एम्पायर का पार्ट बता देते हैं। सर्बिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट पावर थी बाल्कान्स में, वो प्रोटेस्ट करती है डिसीजन ऑफ ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सर्बिया को सपोर्ट करते हैं रशिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सपोर्ट करना बनता भी है। रशो टर्किश वॉर के बाद ये चीज़ सौंपी गई थी तो वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बॉस्निया और आपका जो हर्ज़गोविना है उसकी वजह से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच जो राइवलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है, और इसकी वजह से रशिया को बाल्कान प्रॉब्लम से क्या करना पड़ता है, क्योंकि जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से रशिया को विड्रॉ करना पड़ता है, बाल्कान प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ता है। बाल्कान वॉर क्या है, 1912 में जो बाल्कान कंट्रीज़ हैं, सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अच्छा ये एक फ़ोटो है बाल्कान वॉर की। तो 1912 में जो बाल्कान कंट्रीज़ हैं, सर्बिया, बल्गेरिया और ग्रीस और मॉन्टेनेग्रो, वो टर्की के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इस वॉर के अंदर टर्की अपनी यूरोपियन पोजेशंस हार जाती है और एक बहुत ही छोटी पावर बन के रह जाती है। तो जो फर्स्ट बाल्कान वॉर थी उसकी वजह से बाल्कान स्टेट्स के बीच में भी राइवलरी खड़ी हो गई, लड़ाई खड़ी हो गई यूरोपियन पोजेशंस ऑफ टर्की को लेकर के। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट बाल्कान वॉर। और सेकंड बाल्कान वॉर जो कि 1913 में होती है, 1913 में होती है, वहाँ पे ग्रीस और सर्बिया रशियन सपोर्ट के साथ ऑस्ट्रियन एलाय बल्गेरिया को डिफीट कर देते हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रियन सपोर्टेड बल्गेरिया है उसको डिफीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पीस नहीं था इस टाइम पे। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, जैसे मैं और मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो रही है। अभी लड़ाई एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ लड़ाई होना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। आपने भी देखा होगा आपकी भी अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई होती है, बट क्योंकि आपके घर में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर है, मम्मी है, पापा हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई एक बंदा आकर के इंटरवीन करता है और उस झगड़े को ख़त्म करवाता है। अच्छा, अगर झगड़े को ख़त्म करवाने वाला कोई ना हो तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही होता है। तो जब भी कोई आपके पास एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होता पीस मेंटेन करने के लिए, कोई आपका सीनियर नहीं होता, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं होता, तो झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और वही हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये मेजर कॉज है, ये लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और वॉर को रोक सके। जितने भी नेशंस हैं उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है,
वो मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, वो इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइंस बढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर इसकी वजह से नुकसान भी होता है ना। कोई लिमिटेशन ही नहीं है आर्मामेंट पे, जो जितनी चाह रहा है वो आर्मी खड़ी करे दे रहा है, लिमिटेशन होना ज़रूरी है। तो जो हेग कॉन्फ्रेंस थी 1899 की, वो उसको 26 नेशंस के डेलीगेट्स अटेंड करते हैं, और वो वॉर रोकने के कुछ आपके कुछ क्या बोलते हैं उनको, लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हेग कॉन्फ्रेंस 1899 का बोलते हैं। उसके अंदर कुछ लॉज बने थे, 26 नेशंस ने उसको अटेंड किया था ताकि वॉर ना हो। अब आते हैं इमीडिएट कॉज पे। जब हमने 1857 वाला वॉर पढ़ा था तो भी उसमें भी एक इमीडिएट कॉज था, अब इसमें भी एक इमीडिएट कॉज है। समझते हैं क्या है। तो जो कॉजेज़ जो हमने पहले मेंशन किए थे चैप्टर में, उसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे हाँ ओके, तो इमीडिएट जो कॉज है वो है साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस क्या है? तो जो हमने इस चैप्टर में पहले चीज़ें मेंशन की थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बन चुकी थी, वॉर तैयार रखी थी बिल्कुल, और सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी ताकि पूरे तरीके से आग लग जाए। ये जो स्पार्क थी इसको प्रोवाइड किया जाता है बाय द साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस क्या है? जून 28, 1914 को आर्क ड्यूक फ्रैंकिस फर्दिनांड जो है, जो कि क्राउन प्रिंस है ऑस्ट्रिया के, और उनकी जो वाइफ है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है साराजेवो के ऊपर, जो कि कैपिटल सिटी है बॉस्निया का। साराजेवो कैपिटल सिटी है बॉस्निया का, भूलना नहीं है। और बॉस्निया क्या थी भैया? बॉस्निया वही है, बॉस्निया हर्जगोविना, जहाँ पर बाल्कन क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पर कब्जे के पीछे पूरा झगड़ा चल रहा है। तो वहाँ का कैपिटल सिटी है आपका साराजेवो, और साराजेवो के अंदर फर्दिनांड और उनकी पत्नी को हलाक कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस है। आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब किस तरीके से पूरा सिचुएशन तैयार हो गया है, अब लड़ाई से बचना नामुमकिन है। तो जो असैसिन्स थे, यानी जो मारने वाले थे, वो थे गैवरिलो प्रिंसेप, जो कि एक 19 ईयर ओल्ड बॉस्नियन स्टूडेंट थे, जो कि पहले स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी बने जिन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्स को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया उन्होंने। 19 साल का लड़का बॉस्नियन है और गैवरिलो प्रिंसेप नाम है, स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट बना जो कि एक रेवोल्यूशनरी बनता है आगे चल करके। आगे बढ़ते, गैवरिलो प्रिंसेप ऑस्ट्रिया के लोगों में आते थे, लेकिन जो असैसिनेशन था उसको सर्बिया में प्लान किया गया था। सर्बियन सीक्रेट सोसाइटी जो थी टेररिस्ट की, उन्होंने प्लान किया था, जिनका नाम यूनियन ऑफ डेथ था, जिनको ब्लैक हैंड भी बोलते हैं। उनका एम ये था कि जितने भी स्लाव स्टेट्स हैं, स्लाव स्टेट समझते हैं ना, मतलब रशियन स्टेट्स हैं, उनको हम सर्बिया के लीडरशिप में यूनाइट करेंगे, उनको हम एकता लेकर के आएंगे उनके अंदर, और सर्बिया के अंडर में ये सारा काम होगा। तो ये जो क्राइम था इसको किया तो ऑस्ट्रियन सॉइल के ऊपर किया गया था, पर इसकी प्लानिंग सर्बिया में हुई थी। तो सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है इसके लिए। जो असैसिनेशन था प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया का, इसकी वजह से ऑस्ट्रिया को बदला लेने का मौका मिल जाता है। भाई आप किसी के प्रिंस को मारेंगे, क्राउन प्रिंस को, और अगर वो बदला ना ले तो इट्स अ थिंग ऑफ शेम फॉर देम। ओके, ऑस्ट्रियन अल्टीमेटम टू सर्बिया। लेकिन ये झगड़ा ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा वो अल्टीमेटम भी देते हैं कि भाई अब भी सुधर जाओ। तो असैसिनेशन हो जाता है आर्कड्यूक फर्डिनांड और उनकी वाइफ का, उसके बाद में जर्मनी ऑस्ट्रिया को बोलती है, जर्मनी जो है वो उकसाती है ऑस्ट्रिया को कि वो सर्बिया पे अटैक करे, और प्रॉमिस करती है कि अगर इस मैटर में ऑस्ट्रिया के पास कुछ भी कमी होगी तो जर्मनी उसको सपोर्ट करेगी। अनकंडीशनल सपोर्ट, यानी क्वेश्चन नहीं करेगी सपोर्ट करने से पहले कि तुमको क्यों चाहिए एम्यूनिशन, तुमको क्यों हथियार चाहिए, सपोर्ट करेगी, ठीक है। जुलाई 23 को 1914 में ऑस्ट्रिया एक अल्टीमेटम सर्बिया को भी देती है, जहां पर वो सर्बियन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जितना भी एंटी ऑस्ट्रियन प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको ख़त्म कराया जाए, और जितने भी ऑफिशियल्स जो कि इस प्रोपेगेंडा में शामिल थे उनको आपको सर्बियन गवर्नमेंट से उनको निकाला जाए।
जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, और साथ में ऑस्ट्रियन ऑफिशियल्स सर्बियन कोर्ट्स में भी बैठ पाएँ और इन्वेस्टिगेट कर पाएँ इस असैसिनेशन को। सर्बिया को ये अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करना पड़ा 48 आवर्स में, एक्सेप्ट करना था 48 आवर्स में सर्बिया को इस अल्टीमेटम को, ठीक है। तो ये जो मैसेज था इसको 48 घंटे यानी 2 दिन में एक्सेप्ट करना था। अब आते हैं थंबनेल्स पर, अभी तक क्या क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या थे? मिलिट्री नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही है इटली जर्मनी में, जिसकी वजह से रेस जो है वो आर्मामेंट्स की शुरू हो रही है, सब लोग अपने अपना आर्मामेंट्स तैयार कर रहे हैं। जर्मनी का इच्छा ये है कि एक वर्ल्ड एम्पायर बनाया जाए, जिसकी वजह से ये जो इच्छा है जर्मनी की, इसकी वजह से वॉर की कंडीशंस तैयार होते हैं, अनरेस्ट और सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट शुरू होता है, लड़ाई के कंडीशंस तैयार होते हैं। तो इकोनॉमिक राइवलरी चल रही है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। जर्मनी मोरक्को को डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट, और फ्रांस जो है वो कॉन्गो को रिटर्न में, मोरक्को के रिटर्न में देता है कि आप मोरक्को दे दीजिए और कॉन्गो ले लीजिए। और जर्मनी जो है वो मना कर देता है इस ऑफ़र को, जो फ्रांस उनको जो ऑफ़र कर रहा था वो मना कर देते हैं। और जो बोस्निया के जो प्रोविंसेस हैं और आपका हर्ज़गोविना के जो प्रोविंसेस हैं वो ऑस्ट्रिया को दिए जाते हैं जर्मनी द्वारा। और सर्बिया प्रोटेस्ट करता है और रशिया सपोर्ट करता है, जर्मनी को ऑस्ट्रिया सपोर्ट करता है। बाल्कान वॉर्स होते हैं और आपका साराजेवो क्राइसिस जो कि इमीडिएट कॉज है। दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ तक आपके कॉजेज़ वाला टॉपिक ख़त्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको आंसर लिखना हो तो कॉजेज़ में कॉजेज़ वाले आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है, छोड़ना नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है? तो सर्बिया ने ज़्यादातर डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था जो कि अल्टीमेटम में थे, लेकिन उसके पास कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ बातों पे उसने सवाल खड़ा किया, ठीक है। कुछ जो सर्बिया का, अच्छा, सर्बिया ने डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया ज़्यादातर, पर कुछ चीज़ों पे उसको ऑब्जेक्शन था, कुछ चीज़ों पे उसने सवाल खड़ा किया कुछ डिमांड्स पर। ऑस्ट्रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई एक तो हम तुमको अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं, तुमने हमारे आर्कड्यूक को मार दिया, उसके बाद भी तुम जो है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। ये बात ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं आई। अंत में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया और इनकरेज किया, क्योंकि जर्मनी पहले ही कह चुका है आप कैसी भी कंडीशन में फंसेंगे, झगड़ा आप कीजिए, सपोर्ट हम करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट हम आपको करने वाले। तो जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर कर देता है सर्बिया के ऊपर और एक इन्वेजन प्लान करता है उस कंट्री का। 3 दिन बाद रशिया वॉर को ज्वाइन कर लेता है उस सर्बिया को डिफेंड करने के लिए, और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? समझाते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपका let me just choose some color। ओके, देखो, दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहले ग्रुप का पार्ट कौन कौन है? तो पहले ग्रुप का पार्ट है ऑस्ट्रिया, मान लो, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऑस्ट्रिया पार्ट है, समझ जाना। और बल्कि मैं इसको खाली ये बना देती हूँ, ऑस्ट्रिया पार्ट है पहले ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का पार्ट है सर्बिया। ऑस्ट्रिया जो है वो सर्बिया को एक लेटर या एक अल्टीमेटम देता है कि भाई आप हमारी ये कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। सर्बिया एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसके बावजूद सर्बिया को कुछ कंडीशंस पसंद नहीं आती। अब ये जो रिएक्शन था सर्बिया का, ये ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं आता। ऑस्ट्रिया की टीम में कौन कौन है? ऑस्ट्रिया की टीम में है जर्मनी, जो कि वादा कर चुका है कि कैसी भी कंडीशन होगी सपोर्ट हम करेंगे। सर्बिया की टीम में कौन कौन है? रशिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ठीक है। तो अब सर्बिया, क्योंकि यहाँ पर जब ये रिएक्शन सर्बिया देता है तो ये चीज़ किसको पसंद नहीं आती? ये चीज़ ऑस्ट्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ऑस्ट्रिया जो कि ऑलरेडी सपोर्टेड है बाय जर्मनी, वो कहता है कि भैया ठीक है, अब तो जंग होगी, जंग में फैसला होगा, आर या पार। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद 3 दिन बाद रशिया जो है वो सर्बिया को डिफेंड करने के लिए वॉर ज्वाइन करता है और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर चालू हो जाती है। अगस्त 1, 1914 को जर्मनी जो है वो रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। समझ रहे हैं?
देखो फिर आगे क्या होता है, तो फ्रांस जो कि रशिया का एक एलाय है, एलाय मतलब साथी है, वो जो है वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद जब लड़ाई चल रही है तो कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। तो 2 अगस्त 1914 को जर्मनी बेल्जियम पैसेज से जर्मन आर्मी के लिए मतलब वो ज़बरदस्ती एक तरीके से इन्वॉल्व कर लेता है उसको वॉर में। कैसे?